Good evening and welcome to the 15th session of Basic Computer Skills. और आज के सेशन में MS Excel से रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि एक VLOOKUP फंक्शन है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले थे बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम उसको खत्म नहीं कर पाए थे। सो VLOOKUP से आज स्टार्ट करेंगे और VLOOKUP के बाद में चार्ट्स एंड ग्राफ्स एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। एक्सेल मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो VLOOKUP फॉर्मूला का कहाँ पे यूज किया जाता है, जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपने VLOOKUP का कभी यूज किया हुआ है। VLOOKUP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नो डाउट। VLOOKUप को कहाँ पे और किस जगह पे यूज किया जाता है, सिनेरियो मुझे बताओ, सिनेरियो क्या बनेगा, VLOOKUप कहाँ कैसे मैं यूज करूँ और क्या जरूरत पड़ती है इसकी। मैं एक शीट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट्स। मैं दो शीट यहाँ पे बना रहा हूँ, एक शीट में बना रहा हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम की। मान लो जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एनरोलमेंट के टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप की जाती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप होती है, एक तो स्टूडेंट, एक तो सीरियल नंबर होता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट को मिलता है। स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट का फादर्स नेम होता है, फोन नंबर होता है, ठीक है, एड्रेस होता है और बहुत सारी तमाम चीजें स्टूडेंट्स की फिलअप कराई जाती है। जब भी कॉलेज में या फिर किसी कोचिंग में एडमिशन हम लेते हैं तो हमसे इंफॉर्मेशन फिलअप करवाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन को मैं फिलअप कर देता हूँ और कुछ रैंडम हम 30 लोगों का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम रैंडम बना ले रहे हैं, इक्वल्स टू रैंड, नहीं रैंडम नहीं बनाते। ये रख देता हूँ मैं 111 222 112। इस तरीके से हम बना ले रहे हैं स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर। 111 से लेके या फिर 101 ले लेते हैं, क्यों बीच में से चालू करें। 101 से लेके 130 तक स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। नेम क्या होगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, और ऑटो फिल कर देते हैं पूरी रेंज। पेरेंट 1, अब यहाँ पे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप प्रैक्टिस करना अपने हिसाब से बना के देख लेना। पेरेंट 1, पेरेंट 2 अपने हिसाब से नाम वगैरह दे दो। यहाँ पे तो मैं ऑटो फिल का यूज कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फोन नंबर ले लेते हैं 9999999991 7। कंट्रोल डी करो, 72 कर दो और इस रेंज को कर दो डी। तो ये जो है 71 की जगह, चलो 01 से ले लेते हैं और ये हो जाएगा 02। और ये हमने यहाँ पे कर दिया एंटर, ठीक है। तो ये कुछ रोल हो गए मेरे पास में स्टूडेंट के। इस टाइम पर कॉल, अभी तो क्लास चल रही है। एड्रेस 1 और एड्रेस 2। ये मैंने यहाँ पे कुछ डेटा तैयार कर लिया है। आप डेटा देखो, डेटा समझने की कोशिश करो क्या है यहाँ पे। कुछ नहीं, मैं सिंपल सा काम क्या कर रहा हूँ, मैंने जब स्टूडेंट्स एडमिशन हुआ, स्टूडेंट्स के एडमिशन के टाइम पे मैंने सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन फिलअप करा ली। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट का क्या है, रिजल्ट बना। गुड इवनिंग चिराग।
अब स्टूडेंट का रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट किस तरीके से बनना है? मान लो स्टूडेंट का यहाँ पे पहले तो हम सीरियल नंबर देंगे, सीरियल नंबर दिया हमने, दे दिया नेम, नहीं पहले रोल नंबर और नेम, ये तीन चीजें मैं यहाँ से उठा ला, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ठीक है। और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। और अब मान लो स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आए होंगे, अब जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, इक्वल्स टू रैंक बिटवीन, इक्वल्स टू रैंक बिटवीन कितने, मान लो 60 में से 60 और 95 के बीच में से सभी स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये मैंने रेंज फिलअप कर ली और इसको मैंने वैल्यूज पेस्ट कर दिया है। यहाँ तक का मुझे बताओ, क्या यहाँ तक का सिनेरियो अभी तक जो कुछ भी मैंने लिखा है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? मैंने क्या लिखा है इतना तो क्लियर होगा सभी को। दो शीट्स बनाई है मैंने, एक शीट है और शीट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे जितनी डिटेल्स है वो फिल करा रहा हूँ। सिंपल सी चीज है, जब भी कहीं स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में तो उसकी सारी डिटेल्स एंटर करवाई जाती है। अभी तो मैंने कुछ ही डिटेल्स ली है, उसका आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या चीजें सब इंफॉर्मेशन एंटर करवाते हैं। और फिर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में स्टूडेंट का रिजल्ट क्रिएट किया। अब रिजल्ट क्रिएट करने के बाद में मुझे एक चीज पता होती है, एक चीज क्लियर होती है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक नाम के कई सारे हो सकते हैं, एक नाम के कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कई ऐसे स्टूडेंट हो जिनके फादर्स नेम मैच करते हो। ये चीज तो होती है, मानते हो इस चीज को? लिखो यस। कई सारे स्टूडेंट एक नाम के हो सकते हैं भाई, एक क्लास में दो तीन चार सौरभ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन लोगों के पापा का नाम सेम हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो देखो मेरे पास में रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अब रिजल्ट क्रिएट हुआ है और इस पूरे रिजल्ट को ना मैं सॉर्ट भी कर देता हूँ, इसको मैं कर दे रहा सॉर्ट, सॉर्ट कर दूंगा। कैसे? सॉर्ट बाई मार्क्स, सबसे ज्यादा वाले स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए पहले मुझे, फिर उसके बाद जिसके आए होंगे, तो इस तरीके से ये सॉर्ट इस ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, 1 2 और रोल नंबर दोबारा से हो गया सही। सॉर्ट मैंने किया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, सिनेरियो क्या है, जो मेरा रिजल्ट तैयार हुआ है उस रिजल्ट में मेरे पास स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट के मार्क्स। इन तीनों में से मुझे बताओ, इन तीनों में से कौन कौन सी वैल्यूज हैं रोल नंबर नेम और मार्क्स में से जो यूनिक होंगे? कौन सी ऐसी चीज है जो दो स्टूडेंट्स की सेम नहीं हो सकती है? वो कौन सा फील्ड होगा यहाँ पे, एक बार मुझे बताओ। रोल नंबर और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला जो है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाला भी जो हमारे पास में टेबल है उसमें भी हमारे पास रोल नंबर है। और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मेरे को ये पता है कि दो स्टूडेंट्स के नाम एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो स्टूडेंट 25 है और दूसरा जो लिखा हुआ है स्टूडेंट 4, ये भी स्टूडेंट 25 ही होता, नाम इसका भी एक सौरभ दूसरा सौरभ। अब दोनों सौरभ को अलग अलग पहचानने के लिए मुझे एक और इन्फॉर्मेशन उनकी चाहिए होगी, या तो मुझे उनका फादर्स नेम पता हो या फिर कोई और ऐसी डिटेल पता हो जिससे दोनों में मैं फर्क कर सकूं। रोल नंबर से तो हो ही जाएगा, रोल नंबर से विदाउट एनी डाउट हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को स्टूडेंट का मान लो सर्टिफिकेट बनाना है, तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मार्क्स वाले कॉलम से पहले स्टूडेंट का फादर्स नेम भी चाहिए, फादर नेम भी मेरे को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। हाँ फादर नेम भी कई लोगों के सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक ही यूनिक फील्ड बचा है रोल नंबर, और उस एक यूनिक फील्ड के साथ में मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या? मेरे को यहाँ पे चाहिए फादर्स नेम। अब मुझे स्टूडेंट का फादर नेम उठा के लाना है इस वाले फील्ड में, मुझे स्टूडेंट के फादर का नेम इस वाले फील्ड में उठा के लाना है। तो बताओ मैं कैसे ला सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई तरीका है?
कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए ना मेरे पास, कि मेरे पास इस वाले टेबल में, ये वाली जो टेबल है मेरे पास, इसमें से मुझे डेटा उठा के लाना है इंफॉर्मेशन वाली टेबल में से। तो इसके लिए हमारे पास तरीका होता है वीलुकअप। वीलुकअप क्या करता है? वीलुकअप क्या करेगा, दोनों टेबल्स में, दो टेबल्स में जो सेम और यूनिक चीज है, जो सेम और यूनिक वाला कॉलम है, उस कॉलम को मैच करता है और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के देता है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वहां पे लिखा आ जाएगा NA। NA का मतलब नॉट अप्लाइड या नॉट फाउंड। करके देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब मुझे यहाँ इस वाली टेबल में, जिस टेबल में मुझे डेटा लाना है, जिस टेबल में मुझको डेटा लाना है उस टेबल में मुझे लगाना पड़ेगा वीलुकअप। मैंने लिखा इक्वल्स टू VLOOKUP। वीलुकअप मैंने लिखा। अब ये ना कई सारे पैरामीटर्स लेता है, एक एक पैरामीटर को अच्छी तरीके से समझो। सबसे पहला मीटर है लुकअप, सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आप कौन सी वैल्यू दूसरी टेबल में जाके ढूंढने वाले हो। तो मैं दूसरी टेबल में रोल नंबर ढूंढने वाला हूँ, ठीक है। कॉमा लगाओ। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कौन सी टेबल में जाकर के, चलो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। अब क्लियर दिख रहा है? बता दिया करो कोई भी दिक्कत हुआ करे बीच में। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप। हाँ, चैट बॉक्स में लगा रहा हूँ मैं, चैट बॉक्स में थोड़ी लगाना। वी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। वी लुकअप में सबसे पहले क्या दिया जाता है, देखो सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू दूसरी टेबल में जाके ढूंढोगे। तो मुझे रोल नंबर ढूंढना है, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब ये जो रोल नंबर दे रहे हो ये किस टेबल में जाके ढूंढोगे, तो मुझे कहा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली टेबल में ढूंढना है। मुझे वो पूरी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और पूरा जितनी टेबल सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। देखो 30 रो, 30 रो और 5 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए। हजारों सिलेक्ट कर सकते हो, 8 8 9 9 10 10 हजार पे लगाया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम करेगा ये। अब फिर से कॉमा लगाना है। वापस आ जाओ फॉर्मूला के पास में। मैंने क्या किया, B2 यानी कि रोल नंबर मुझे ढूंढना है। किसमें ढूंढना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली फाइल में जाके, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाले टैब में जाके B2 से लेके, B2 से लेके F31 तक की रेंज मुझे ढूंढनी है, ठीक है। अब मैंने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब देखो यहाँ पे आओ, मैंने ये जो इधर पूरी टेबल सेलेक्ट की है ना, अब वो एक नई टेबल बन गई। जो सबसे पहला कॉलम सेलेक्ट किया था वो था कॉलम नंबर 1। दूसरा जो कॉलम था उस नई टेबल में वो था कॉलम नंबर 2, फिर कॉलम नंबर 3। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे ये बताना होता है सिंपल सा, कि वो जो टेबल है ना, जिस टेबल में ढूंढना चाह रहे हो उस टेबल में से कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लानी है। तो मुझे कौन से तीसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लानी है, फिर एक कॉमा लगाया जाएगा। उसके बाद मेरे से दो वैल्यूज पूछता है। लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ना, चौथी वाली जो वैल्यू होती है, उसमें या तो मुझे फिल करना होता है 1 या करना होता है 0, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 0, 0 का मतलब ये अप्रोक्सीमेटली उस वैल्यू को मैच करेगा। वो ये देखेगा कि जो भी ये वाली वैल्यू है रोल नंबर वाली, जो भी रोल नंबर वाली वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली उस वाली जगह पे मिलती मिलती रहनी चाहिए। और अगर मैं 1 फिल करता हूं तो 1 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब एग्जैक्टली उसकी वैल्यू मैच करो और मेरे को आंसर ला के दो। तो देखो मैंने ये यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद में मेरे को मिल गया स्टूडेंट 25 के फादर का नाम, पेरेंट 25। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। चीज क्या ध्यान रखनी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
फोन नंबर को क्या बोलूं, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे ढूंढने आ रहे हो ना, जो आपने लुकअप फॉर्मूला लगाया, लुकअप फॉर्मूला में क्या किया, सबसे पहले लुकअप वैल्यू दी, लुकअप वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हो। दूसरी टेबल में जब आओगे, और ये टेबल मैंने जो सिलेक्ट करी है पूरी, उस टेबल में ना लुकअप वैल्यू पहले नंबर पे होनी चाहिए। देखो लुकअप वैल्यू पहले नंबर पे है, लुकअप वैल्यू को अगर आगे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो वैल्यू होती है ना, ये 125, ये 125 यहाँ पे आके सबसे पहले कॉलम में मैच करेगा आके भी लुकअप, जो मैच कर जाएगी उसमें से जो कॉलम मैं चाहता हूँ वो कॉलम मुझे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लगाया और फॉर्मूला को कर दिया कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट कर दिया तो देखो कई सारी एनए वैल्यूज आ गई। एनए का मतलब वीलुकअप को उधर वाली टेबल में ये वाला डेटा मिला नहीं। अब मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, देखते हैं। यहाँ पे देखो एड्रेस, एड्रेस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो है B2 को ढूंढ रहा है कहाँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली टेबल में ढूंढ रहा है, B2 से F31 की रेंज में। B2 से F31 की रेंज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, दूसरा वाला फॉर्मूला किसे, B3 को ढूंढ रहा है, B3 से F32 में, B3 से F32 के बीच में भी चलो मिल जाएगा। और यहाँ एनए वाला देखो, एनए वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है, B10 को, B10 को यानी कि 107 को, 107 को सर्च कर रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाली टेबल में, किस रेंज में, B10 से F39। B10 से, B10 कहाँ है, B10 ये है, B10 से F39। तो इसकी रेंज चेंज हो गई ना। रेंज क्यों चेंज हो गई, रेंज इसलिए चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने गलती कर दी। गलती ये कर दी कि हमने यहाँ जो एड्रेस दिया ना, हमने एड्रेस दे दिया रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हमने कर दी। अब रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या करेगा, हर बार जब ये फॉर्मूला इधर था तो सेल एड्रेस B2 था, जब ये सेल फॉर्मूला मैंने नीचे कॉपी किया, सेल एड्रेस एक से आगे बढ़ गया। इससे क्या हो रहा है, रेंज मेरी चेंज होती जा रही है। और अगर रेंज चेंज होगी तो ऊपर रेंज में जो चीज निकल गई वो मुझे कभी नहीं मिलने वाली है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। हर जगह हर फॉर्मूला में ये चेंज होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज नहीं चेंज होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं F4 की प्रेस करूंगा। देखो F4 जो की होती है ना, F4 की का यूज करके हम सेल रेफरेंसिंग को टॉगल कर सकते हैं। मैंने एक बार F4 की दबाई तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया। मैं फिर से F4 की दबाऊंगा, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस बन गया, जिसमें रो नंबर फिक्स हो गई। फिर से एक बार F4 की दबाई, इसमें अब कॉलम नंबर फिक्स हो गया। फिर से F4 की दबाई और ये अब रिलेटिव सेल रेफरेंस बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को बनाना है इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और इस वाले को भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एंटर प्रेस किया। अब इस फॉर्मूला को मैं सब जगह कॉपी करूंगा तो हर एक स्टूडेंट का पेरेंट का नाम मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, और एग्जैक्टली जिसका रोल नंबर मैच हो रहा होगा उसी स्टूडेंट का नंबर हमको मिलेगा। अगर मान लो कोई वैल्यू मैं इरेज कर देता हूँ तो वहां पे क्या आ जाएगा, एनए। एनए क्यों आ जाएगा, भाई यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी वहां जो मैच कर जाए। या फिर मान लो मेरा रोल नंबर गलत हो जाता, 134 लिख देता मैं यहाँ पे, 134 जैसा कोई रोल नंबर है ही नहीं, कि 134 है ना पेरेंट, ये हो जाता। कंट्रोल जेड करो, 114 है ना, 1440 हो जाता। अप्रोक्सीमेट मैच ले रहा है ये तो नहीं मिलेगा ना, ये भी मिलेगा, मैं हटा ही दूंगा नंबर। अब तो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मैच करता है, और मैच अगर उसे वैल्यू नहीं मिलती है तो वो एनए प्रेजेंट करता है, और अगर मैच हो जाती है वैल्यू तो वहां पे जो वैल्यू मैं लाना चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ये, समझने में दिक्कत देगा। एक बार अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करके देखना, नहीं समझ में आए क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से एक बार देखना। फिर मैं एक बार बताता हूँ, मान लो मुझे स्टूडेंट का फोन नंबर भी चाहिए है, फोन नंबर चाहिए तो मैं ठीक है इक्वल टू लगाया, मैंने लिखा वी लुकअप। सबसे पहले तो मैं कौन सी वैल्यू ढूंढूंगा, स्टूडेंट का रोल नंबर ढूंढूंगा। वैल्यू हमेशा लुकअप में वही दी जाती है, लुकअप वैल्यू वो देते हैं हम जो दोनों में कॉमन हो और यूनिक हो। कॉमन होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में मुझे देना है क्या, टेबल एरे। यहाँ पे दे देते हैं पूरा टेबल एरे।
इधर से किया है इसको सिलेक्ट, पूरी टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद में जो मैं वैल्यू चाहता हूँ, जो वैल्यू मुझे चाहिए है, वो किस रो नंबर में है। तो देखो मैंने ये टेबल एरे सिलेक्ट किया है जिसमें कॉलम नंबर 100 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो कॉलम नंबर 4 में मेरे पास फोन नंबर है, कॉमा लगा के मैंने लिखा 4। ऊपर एड्रेस बार में देखो, एड्रेस बार में फॉर्मूला आ रहा है, कॉमा लिखा मैंने 4 और मैंने लगा दिया 1। एंटर प्रेस किया, फोन नंबर स्टूडेंट का आ गया। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मुझको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। और अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया नीचे तक और सभी स्टूडेंट्स का फोन नंबर मेरे को मिल गया है। यहाँ पे वीलुकअप लगाना जरूरी इसलिए था, जरूरी जरूरत समझो इसकी। मैंने जब स्टूडेंट्स के मार्क्स को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद में दिक्कत क्या हुई, जब स्टूडेंट्स के मार्क्स सॉर्ट हो गए तो ये सबका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन पूरी, ये दोनों लाइन उठा के ले आता और वहां पे पेस्ट कर देता, तो किसी स्टूडेंट का किसी कोई पेरेंट बन जाता। यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता जब मेरे पास डेटा सीक्वेंस में ना हो ना। देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे भी मेरे पास डेटा एक एक सीक्वेंस में, मतलब दोनों के सीक्वेंस अलग अलग है। तो ऐसे सीक्वेंस में मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को लगाना पड़ेगा वीलुकअप फॉर्मूला। अब एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, क्या वीलुकअप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है? क्या सभी को वीलुकअप समझ में आया? आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, चिराग को थोड़ा थोड़ा आया और बाकी लोग। देखो इसमें प्रॉब्लम होगी, ये चीज मैंने बोली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है। 4 5 बार प्रैक्टिस करके देखो, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रॉपर अच्छे से नहीं आया, लेकिन ये देखो प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बिना प्रैक्टिस के ये वाला फॉर्मूला नहीं आने वाला है। वीलुकअप क्लियर, खत्म है। बढ़े आगे, चार्ट्स एंड ग्राफ्स की तरफ बढ़े, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, चार्ट एंड ग्राफ ना बहुत छोटा सा पिद्दी सा टॉपिक है। क्या करना है, ये जितने स्टूडेंट्स हैं ना, इनके मार्क्स मार्क्स चढ़ चुके हैं। अब मुझे क्या है, इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को चार्ट्स एंड ग्राफ्स का यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, ड्रॉ इंसर्ट में आओ, इंसर्ट में चार्ट वाला टैब होता है, बहुत अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं। सबसे पहला हम चार्ट देख लेते हैं, कौन सा, जो हमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ट्री मैप, और ये 3 4 तरह के करने हैं, हमारे सिलेबस में से ज्यादा नहीं है। आ जाओ, 2D कॉलम चार्ट एक इंसर्ट करो। लो भाई, एक कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। मैंने अपना डेटा सिलेक्ट किया, मुझे वो डेटा सिलेक्ट करना था, ठीक है। मुझे वो सबसे पहले तो डेटा सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेटा सोर्स से मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ। और चार्ट बनाने के बाद में मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में मैं चार्ट का टाइप क्लिक करूंगा और उसको सिंपल सा हम इंसर्ट कर देंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में देखो, जब चार्ट पे आप सिलेक्ट करोगे तो चार्ट डिजाइन का एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन में चार्ट के कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कुछ इस तरीके का दिखाना है, ऐसा दिखाना है, या फिर आपको मान लो ब्लू ही रखना है और इस टाइप में दिखाना है, ऐसे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मतलब चार्ट आप बनाना चाहो वैसा आप चार्ट बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, जो चार्ट इंसर्ट करना चाहो वो चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। अब आराम से आपके पास ना डेटा सेट है, डेटा सेट लगा लगा के चार्ट देखते रहो, बनाते रहो अलग अलग तरह के। मेन हमें क्या करना है, नोट्स में से देख, जो चार्ट्स के बारे में हमको चीज सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और सीधे नोट्स में आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा चार्ट ग्राफ। देखो, चार्ट्स और ग्राफ जो होते हैं ना, उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमें उन मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास होता है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है, द चार्ट एरिया इंक्लूड इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स इज एंक्लोज्ड विद इन चार्ट एरिया, इट इज अ बाउंड्री।
सिंपल सा है, देखो यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा यहाँ से लेके इतना इतना ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा चार्ट एरिया है। इस चार्ट एरिया के अंदर ही चार्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद में हमें एक मिलता है प्लॉट एरिया। तो देखो ये इतना, ये उठाओ और ये इतना, ये जो है हमारे पास में प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का मतलब वो एरिया जहाँ पे हमारा एक्चुअल में डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये होता है हमारे पास में प्लॉट एरिया। और क्या क्या चीजें हमारे पास में, देखो चार्ट एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया, फिर होते हैं हमारे पास में एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो होता है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम जनरली वैल्यूज प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम उनकी रेंज बताते हैं। फिर डेटा की सीरीज होती है। डेटा सीरीज क्या होती है, सिंपल सा भाई, यही जो है ना, ये जो हम दे रहे हैं ये डेटा की सीरीज ही है जिसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं डेटा में, ये डेटा की सीरीज है। और फिर डेटा पॉइंट्स क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट 52 75 65 91 60 60 83, ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं डेटा सीरीज में से, वो है हमारे डेटा पॉइंट्स। फिर एक होता है हमारे पास में लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं, द लीजेंड्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस डेटा सीरीज, वो भी मैं बताऊंगा। फिर एक हमारे पास होता है चार्ट का टाइटल। चार्ट का टाइटल क्या है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स, ये है हमारे चार्ट का टाइटल। उसके बाद में फिर होते हैं एक्सिस के टाइटल। एक्सिस के टाइटल क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा है और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ये बताने के लिए एक्सिस के टाइटल यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास में ग्रिड लाइन, टिक मार्क, डेटा लेबल और चार्ट स्टाइल एंड कलर। चलते हैं सीधे क्या क्या चीजें हैं उसमें देखते हैं। पहले मैं एक बार जो है ना, ये सारी चीजें यहाँ से इरेज कर दूं, उसके बाद बताऊं। जब आप एक चार्ट इंसर्ट कर लोगे, चार्ट इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे आप जब चार्ट पे क्लिक करते हो, देखो एक प्लस आइकन आता है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करो तो ये चार्ट एलिमेंट दिखाता है। अभी मैं सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, सारी चीजें तो सब मैंने यहाँ से हटा दी है। अभी मेरा चार्ट बिल्कुल खाली है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चार्ट का एक्सिस दूंगा। देखो एक्सिस दिया तो एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया, दो चीजें आ गई। फिर उसके बाद मैंने टिक कर दिया एक्सिस के टाइटल पे। एक्सिस के टाइटल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो एक्सिस का टाइटल आ गया। टाइटल को मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम। मैंने वाई एक्सिस पे दिया है स्टूडेंट के नेम, और जेड एक्सिस पे क्या दिया है, जेड एक्स ओ एक्स एक्स वाई एक्सिस पे मैंने दिया है मार्क्स ऑब्टेन। लो भाई ये मैंने कर दिया। अब और क्या चीजें हैं मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास आता है चार्ट का टाइटल। चार्ट का टाइटल, पूरे चार्ट जो है वो किसके लिए दिया गया है, रिजल्ट। लो भाई पूरा चार्ट जो है वो रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद में आ जाओ, और क्या चीजें हैं हमारे पास में, डेटा लेबल। डेटा लेबल क्या होता है, डेटा लेबल, डेटा, ये जो प्लॉट यहाँ पे बना हुआ है, मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी वैल्यूज यहाँ से हटा देता हूँ, 15 वैल्यूज रखता हूँ, तो थोड़ा चार्ट हमको साफ दिखाई देगा। इससे मैं दोबारा से एक नया चार्ट बना ले रहा हूँ। 15 वैल्यू से बना रहा हूँ, ज्यादा वैल्यूज हो रही है तो थोड़ा कंजस्टेड सा दिख रहा है, साफ चीजें दिख नहीं रही है उसमें। एक नया चार्ट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। चार्ट में आओ, कॉलम चार्ट उठाया, एक 2D कॉलम चार्ट यहाँ पे हमने बना लिया। लो भाई, थोड़ा सा साइज इसका कम कर दिया जाए, अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। चार्ट का स्टाइल चेंज करो, लो भाई ये वाला स्टाइल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सारी चीजें बंद करो, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। अब आ जाओ एक्सिस पे। एक्सेस मिल गया मुझे, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट के नाम आ गए। एक्सेस टाइटल मैंने आपको बता दिया था, टाइटल आप दे सकते हो, ठीक है। लेआउट आपको चेंज करना है, यहाँ से लेआउट आराम से चेंज किया जा सकता है, मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं इसमें।
आप सब ट्राई कर करके देखते रहो, चार्ट का टाइटल देना है वो दे दो, डेटा लेवल देना है। अब डेटा लेवल देखो, डेटा लेवल के आगे ना एक एरो आ रहा है, इस एरो को क्लिक करो। एरो को क्लिक करने के बाद में कई सारे यहाँ पे वैल्यूज ओपन होके आएंगी। इसके अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल से इसको क्लिक करते हैं। ग्रिड लाइंस आपको दिखानी है तो भाई ग्रिड लाइंस दिखा दो, एक्स एक्सिस पे दिखानी है, वाई एक्सिस पे दिखानी है, नहीं दिखानी मत दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा लेवल, डेटा टेबल, ये यहाँ पे एक सेकंड इसको मैं हटा दूं। एक सेकंड रुकिएगा बस। इस ऑप्शन नॉट मेरे को सीरीज नहीं चाहिए है। तो मेरे को ऑफ करने का है। पूरे का तो बनाना नहीं है, इंसर्ट, नया चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। एंड दैट्स इट, हमारे पास अब ठीक चार्ट इंसर्ट हो गया है। और इसका हम वही सारी चीजें कर लेते हैं। चेंज किया है इसका फॉर्मेट। अबे आ जाओ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ मेन चीज वो ये है कि ये जो डेटा लेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डेटा लेबल्स क्या है? ये देखो, ये जो वैल्यूज लिखी दिख रही है ना आपको, 62 लिखा है। स्टूडेंट वन का 62 मार्क्स आए, स्टूडेंट टू के 75 मार्क्स आए, स्टूडेंट थ्री के 65 है, स्टूडेंट फोर के 91 मार्क्स है। ये है मेरे डेटा लेबल्स। अब मैं डेटा लेबल्स कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मुझे बीच में दिखाना है, बीच में दिखाया जा सकता है। इनसाइड एंड पे दिखाना है, इनसाइड के ऊपर की तरफ दिखाना है, ऊपर दिखा सकता हूँ, नीचे दिखाना है, नीचे दिखा सकता हूँ, ऊपर बाहर की तरफ दिखाना है, बाहर दिखा सकता हूँ, कॉल आउट वैल्यू दिखाना है, कॉल आउट वैल्यू तो देखो अच्छा नहीं लग रहा है। आउटसाइड के एंड पे दिखाना मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। कॉल आउट नहीं है चाहिए मेरे को। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे वैल्यू ओपन हो जाती है। और कैटेगरी की नेम नहीं चाहिए मुझे, वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे दिखाना है। सिंपल सा algorithm और डेटा लेबल्स। तो अब थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है वैल्यूज। मैंने क्या किया, आउटसाइड एंड पे इन्हें दिखाया है, इनसाइड बेस पे दिखाना चाहो इनसाइड बेस पे भी वापस वही लगा लो, इनसाइड एंड पे, सेंटर पे, जैसे दिखाना चाहो वैसे दिखा सकते हो। ये सारी चीजें ना ट्राई कर करके आपको देखनी है। फिर उसके बाद में एक लेजेंड होता है। लेजेंड का मतलब कि ये जो अलग एक कलर शो कर रहा है, वो कलर क्या शो कर रहा है, वो मार्क्स शो कर रहा है स्टूडेंट के, तो मार्क्स यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। एक्सेस टाइटल लगाने, एक्सेस टाइटल आप लगा लो, ग्रिड लाइन लगानी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सारी चीजें शो करनी है वो शो कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ये तो हमारे पास जो है एक कॉलम चार्ट है। ठीक है, कॉलम चार्ट के पास बाद में हमारे पास आता है एक लाइन चार्ट। इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे आके, एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखो ये इस तरह की एक लाइन इंसर्ट करता है। अब यहाँ पे भी वही सारी चीज है, डेटा लेबल देना है, डेटा लेबल दे दो। कहाँ देना चाहते हो, बिलो देना चाहते हो, राइट में देना चाहते हो, लेफ्ट में देना चाहते हो, बिल्कुल सेंटर पे देना चाहते हो, कॉल आउट वैल्यूज लगाना चाहते हो। अब कॉल आउट वैल्यूज में ना मोर ऑप्शंस में जाके कैटेगरी का नेम हटा दो तो थोड़ी साफ साफ दिखाई देती है यहाँ पे। नीचे एक ये दिया गया है, एक ब्रश जैसा। ब्रश में क्या होता है, कई अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट आपको कौन सा चूज करना है वो फॉर्मेट चूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। इस तरीके का ये लाइन चार्ट मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, कई सारे और ऑप्शन है इसमें।
ग्रिड लाइंस लगानी है, ग्रिड लाइन लगा दो, एक्स एक्सिस वाली चाहिए, वाई एक्सिस वाली चाहिए, तो इस तरीके का आपको दिखाई देने लगेगा। लेजेंड शो करना है, ट्रेंड लाइन शो करनी है। ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट। ट्रेंड लाइन के बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, खत्म करो इसे। आगे चलते हैं, एक और तरह का इंसर्ट करते हैं चार्ट, और हमारे पास में है पाई चार्ट। लो वही पाई चार्ट इंसर्ट कर लिया। पाई चार्ट में क्या होता है ना, पाई चार्ट जो होता है वो लिमिटेड वैल्यूज के लिए ज्यादा अच्छा होता है। लिमिटेड वैल्यूज जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ पाइथन, और मैंने लिया फिर सी प्लस प्लस और जावा। मैंने 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ली और मैंने जाके 100 लोगों से पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पसंद है। 100 में से 50 ने मुझे बताया कि मुझे पाइथन ज्यादा पसंद है, और सी प्लस प्लस के लिए मान लो 30 लोगों ने, 40 लोगों ने बोला, और 10 लोगों ने जावा के लिए बोला। तो मेरे को इस तरीके का ये ट्रेंड दिखाना है, तो ट्रेंड्स दिखाने के लिए जो है, फ्रैक्शन दिखाने के लिए क्या है, ज्यादातर यूज किया जाता है पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट मैंने यहाँ पे देखो इंसर्ट किया, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि 100% पॉपुलेशन में से, 100% पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, तो उसमें 50% लोग जो हैं वो पाइथन को यूज करते हैं, 40% लोग जो हैं वो सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, और मात्र 10% जावा को यूज करते हैं। यहाँ पे भी डेटा लेबल देने हैं, डेटा के लेबल दे सकते हो, इनसाइड एंड पे देना है, सेंटर में देना है, बेस्ट फिट देना है, आउटसाइड देना है, जैसे देना चाहते हो वैसे आप दे सकते हो। बेस्ट फिट में क्या है, जहां पे सही से फिट हो रहा होगा वहां पे जाके अपने आप डेटा लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे होता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंसर्ट करना तो हमने सीख लिया, कुछ मेन मेन चीजें इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेन चीज क्या है, ये क्यों ओपन हो गया, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलते हैं नीचे। सबसे पहला होता है हमारे पास में कॉलम चार्ट। इस कॉलम चार्ट की जो हमें जरूरत पड़ती है, क्या होती है, यूजेस देखें। suitable for comparing values across different categories, displaying data changes over a discrete set of time। डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, मान लो हमें क्या दिखाना है, मैं सेल्स दिखाना चाहता हूँ। सेल्स कैसे दिखाना चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सेल कितनी हुई, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट मेरे को कितना मिला। तो एक मंथ में मेरी सेल इतनी हुई, उसका प्रॉफिट इतना मिला, फिर एक मंथ में इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट मिला, फिर एक मंथ में बहुत ही कम हुई, फिर एक टाइम पे ऐसा है उसमें बहुत ज्यादा हुई। तो इस तरह के मेरे को चेंजेस दिखाने हैं, वो चेंजेस मैं यहाँ पे आराम से दिखा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहला यूज तो ये है। फिर उसके बाद में एक तो इसे सिंगल और क्लस्टर्ड फॉर्म दोनों में यूज किया जा सकता है। आसान होता है समझना, और इसे बहुत यूज किया जाता है, और क्लियर डिस्टिंक्शन के साथ में यहाँ पे हम आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिक्कत क्या होती है इसके साथ में, दिक्कत ये होती है कि अगर बहुत ज्यादा डेटा है मेरे पास में, जैसे हमने देखा था अभी स्टूडेंट्स हमारे पास 30 थे, 30 स्टूडेंट्स के साथ में डेटा बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होता जा रहा था। तो क्लस्टर्ड डेटा के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस डेटा अगर मेरे पास है, कंटिन्यूअस टाइप का डेटा है, उसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डेटा एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते, डिस्क्रीट डेटा के लिए हम कॉलम चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है, तो कंटिन्यूअस डेटा के लिए ना सबसे अच्छा होता है हम लाइन चार्ट यूज करें। लाइन चार्ट का यूज किस लिए किया जाता है, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को दिखाने के लिए। लाइन चार्ट का सबसे मेन है ना, अगर मेरे को ट्रेंड्स शो करना है, टाइम के साथ में कोई चीज कितनी बेहतर होती जा रही है या उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज अगर मेरे को शो करनी है ना, तो वो हमेशा लाइन चार्ट का यूज करके ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसा कि मैं बताया, डेटा पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, 100% पॉपुलेशन में से कोई एक चीज कितनी परसेंटेज वहां पे हो रही है। जैसे हमने देखा था अभी पाइथन कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, जावा कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए ना प्रपोर्शन अगर मेरे को दिखाना है, तो प्रपोर्शन दिखाने के लिए हमेशा पाई चार्ट का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद में हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट सेम होता है कॉलम चार्ट के, कॉलम चार्ट की सिमिलर होता है, पर ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसको भी हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। इसको हटाता हूँ, सिंपल मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ, उनके मार्क्स लेता हूँ, इंसर्ट किया, और यहाँ पे ये मैं आ गया इधर। हिस्टोग्राम में नहीं आना है, कॉलम चार्ट में आपको मिल जाता है बार चार्ट। वहां पे आपको भी डेटा वर्टिकली दिखाया जा रहा था, इधर हॉरिजॉन्टली दिखाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है।
बस फर्क इतना होता है कि एक एक्स एक्सिस पे आपको डेटा दिखा रहा है, एक वाई एक्सिस पे डेटा दिखा रहा है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम होती है। तो बार चार्ट जो है इज इक्वल्स टू कॉलम चार्ट, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर उसके बाद एक होता है हमारे पास में स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट यहाँ पे मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, स्कैटर्ड वैल्यूज को यहाँ पे शो करता है। इंसर्ट में जाऊंगा और स्कैटर प्लॉट मेरे पास में यहाँ पे ये है, ये स्कैटर प्लॉट, और इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। तो देखो स्कैटर प्लॉट जो है वो कुछ इस तरीके से मेरे को वैल्यूज दिखाएगा। वैल्यूज कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है एक मीडियम में। मशीन लर्निंग वगैरह की जो कई सारी एल्गोरिदम्स होती है ना, वो कई सारे स्टैटिस्टिक्स में भी चीजें होती हैं, उनको इस चार्ट का यूज करके, स्कैटर चार्ट का यूज करके काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। क्या क्या है देखो, अगर हमें डेटा पॉइंट्स को 2D ग्राफ में शो करना है और दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के बीच में इसका जो स्कैटर प्लॉट का है ना, देखो वैसे ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत यूज किया जाता है। दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप दिखाना है तो उस रिलेशनशिप को स्कैटर प्लॉट के थ्रू दिखाया जा सकता है। ये क्या है, कोरिलेशन और ट्रेंड्स को इफेक्टिवली शो कर पाता है। और जब मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट हो, बहुत सारे डेटा सेट हो, तो लार्ज डेटा सेट के लिए स्कैटर प्लॉट एक बेस्ट ऑप्शन मेरे पास में होता है। सो दीज आर द कॉमन चार्ट्स। बस आपको मेन याद रखना है चार्ट बनाते कैसे हैं, चार्ट की स्टाइलिंग कैसे करते हैं, वो खुद से प्रैक्टिस करोगे वो चीजें आ जाएंगी। मेन आपको क्या याद रखना है, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्क्रीट डेटा को शो करने के लिए। डिस्क्रीट डेटा अगर आपको शो करना है तो आपको कॉलम चार्ट यूज करना होगा। अगर आपको कंटिन्यूअस डेटा या फिर ट्रेंड शो करना है, एक इस तरीके की ऐसी ऐसी कुछ लाइन बनती है, जैसे आपने कई सारे देखे होंगे, वो जो क्या नाम, स्टॉक मार्केट का ग्राफ चलता है, स्टॉक मार्केट के ग्राफ भी तो इस लाइन, ऐसी लाइन से शो करते हैं कि टाइम के साथ में कौन सा स्टॉक की कैसी परफॉर्मेंस है। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी लाइन चार्ट का यूज किया जाता है, जो ट्रेंड को शो कर रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, टाइम के साथ में कोई वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो रही है, वो होती है कंटिन्यूअस। और जो वैल्यू फिक्स है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स है, भाई एक स्टूडेंट वन के मार्क्स 36 आ गए, ये फिक्स है, अभी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। अगली बार पेपर होगा तो अगला कुछ नंबर बनेगा। लेकिन जो एक स्टॉक है, उस एक स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे टाइम के साथ में होती रहती है, तो वो जो है कंटिन्यूअस वैल्यू है। एक ही वैल्यू है, वो चेंज होती जा रही है टाइम के साथ में, लेकिन एक बार आपके 36 नंबर आ गए तो वो 36 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले। तो वो हमारे पास में होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा हम दिखाते हैं कॉलम चार्ट में या बार चार्ट में, और लाइन चार्ट में हम दिखाते हैं ट्रेंड्स, यानी कि कंटिन्यूअस डेटा। और अगर हमें 100% पॉपुलेशन में से किसका कितना परसेंटेज है वो दिखाना है, तो हम यूज करेंगे सिर्फ पाई चार्ट्स का। और उसके बाद में बार चार्ट कॉलम चार्ट के इक्विवेलेंट होता है, मैंने आपको बताया। और स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट का यूज किया जाता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर चार्ट्स एंड ग्राफ्स। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको मेन मेन जो कीवर्ड्स मैंने बताया वो याद रखने हैं। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास से हमारा जो मेन चीज थी वो थी वी लुकअप। वी लुकअप क्लास खत्म होने के बाद में देखना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। ना समझ में आए तो कल दोबारा से पूछ लेना, वीडियो देखना दोबारा से। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना कल। चार्ट्स एंड ग्राफ वाला टॉपिक तो सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा चार्ट किसके लिए यूज करा जाता है, बस आपको वो याद रखना है, कीवर्ड्स याद रखने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब कल जो है ना हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है एक्सेल का, मतलब परसों की क्लास के लिए, जो होगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होती है, हमें अगर बहुत सारा डेटा दिया जा रहा है और उस डेटा को मुझे समराइज फॉर्म में लिखना है, तो डेटा की समरी बनाने के लिए पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। और उसके बाद एक होगा हमारे पास में टॉपिक प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट। एक वर्कशीट को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है और डेटा वैलिडेशन लगाना है तो वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ये दो तीन चीजें हमारे पास में रह गई है, इसको हम लास्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले जितने फंक्शंस मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे एक बार अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए। चलो भाई,
कोई अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, अगर क्लियर है तो लिखो चैट बॉक्स में क्लियर, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पूछो। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा कुछ चार्ट्स एंड ग्राफ्स वाले तो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, वीलुकअप में होगी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है।